हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर लास्ट, आई थिंक लेक्चर नंबर 5। इसमें हम स्टडी करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। आपको पता है इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी, सब कुछ समझा होगा, उसके बाद आप इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हो। अगर आप डायरेक्ट उठा के ये देख रहे हो फिर आपको समझ नहीं आने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसमें होता है अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस, हाइड्रोजन लॉस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। तो आप बोलोगे यहाँ लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब जो सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके इफेक्ट्स हमारी डेली लाइफ में दिखते हैं हमें। ठीक है, आपको पता है अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन होती है किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। जैसे मैं बोलूँ, सपोज हमारे पास है कोई चीज़ A, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया AO2। अब देखो इस A के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो AO2 बन गया, इसका मतलब हम बोलेंगे A के साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब A की क्या हो गई, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इफेक्ट्स हमारी डेली लाइफ में होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है देयर आर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। बहुत सारी ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जो हमारे आसपास होती हैं। उसमें एक रिएक्शन है हमारी कोरोजन और दूसरा है हमारी रेंसिडिटी। तो आप देखो, पहले हम स्टडी करेंगे कोरोजन। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकालो और टॉपिक लिख लो कोरोजन। आप देखो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, आपको भूल जाएगा आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे। मेरी इतनी गारंटी है कि आप सिर्फ अगर मेरी वीडियो से देख के नोट्स बनाओगे, जितनी मैं वीडियोस डालूंगा सब देखोगे, आपके 100% मार्क्स आएंगे और आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, एक वीडियो के नोट्स बनाने, उसको रिवाइज़ करते रहना है, रोज़ रोज़ रिवाइज़ करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कोरोजन, ठीक है, आप देखो क्या होता है कोरोजन। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो नोटबुक पे लिखो, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, लाइक या सच एज ऑक्सीजन। ठीक है, सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ETC। ठीक, on the surface of metals, on the surface of metals, on the surface of metals, so as to convert the metals, ठीक है, so as to convert the metals into oxides, carbonates, etc. into their oxides, carbonates, ठीक है, etc. is known as कोरोजन। देखो, आप बोलोगे नहीं ये तो बड़ी सी डेफिनेशन है। ये बड़ी सी डेफिनेशन नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत छोटा लिखते हो। ठीक, तो आप देखो क्या लिखा है यहाँ, द प्रोसेस। आप एक काम करो, पहले ये देखो
कोरोजन का जो हमारा अपनी लैंग्वेज है उसमें क्या मतलब होता है, ठीक है। कैसे समझोगे कोरोजन का अपनी लैंग्वेज में, कैसे मतलब समझोगे? कोरोड का मतलब क्या होता है? कोरोड का मतलब हो गया मतलब जंग लग जाना, खाए जाना, जिसको बोलते हैं हम ये चीज़ खाए जा रही है। मतलब जैसे हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, उसको बाहर रख दो 20 दिन, 2 महीने 3 महीने के लिए बाहर रख दो, उसके ऊपर पानी पड़ता रहेगा, ठीक है। तो 20-30 दिन बाद उसको देखो तो आप देखोगे उसके ऊपर एक पाउडर सा पड़ा होगा, तो आप बोलोगे जो आयरन है वो क्या हो रहा है? खाया जा रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, उसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। देखो ये जो कोरोजन होती है ये सिर्फ आयरन में नहीं होती है, और मेटल्स में भी होती है। वो भी आस्ता आस्ता मेटल खत्म होता जाता है, खाया जाता है, तो उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। आप देखो यहाँ यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, मेटल स्लोली ईटिंग अप हो जाते हैं। ईटिंग अप का मतलब हो गया आस्ता आस्ता खाए जाने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू, क्यों होते हैं? देखो, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। जो मेटल्स खाए जाते हैं वो क्यों खाए जाते हैं? देखो, ड्यू टू अटैक ऑफ, देखो अटैक ऑफ, अटैक का मतलब क्या होता है? अटैक, ठीक। उसके ऊपर क्या करती है? मेटल्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं। आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी अर्थ के अराउंड कुछ एरिया है जिसमें गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो उसमें क्या होती है? गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये क्या करती हैं? मेटल की सरफेस के ऊपर क्या करती हैं? अटैक करती हैं। और गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलोगे? जो मेटल की आस्ता आस्ता खाए जाने वाली प्रोसेस होती है, क्यों खाए जाते हैं वो? क्योंकि उन मेटल के ऊपर क्या करती है? एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया। आपको पता है वाटर वेपर भी क्या होती है? गैस होती है। वाटर वेपर होते हैं पानी के भाप, तो भाप ऊपर उड़ते हैं ना, जो उड़ने वाली चीज़ होती है गैस होती है, ठीक। अब देखो कहाँ अटैक करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। आप एक बार इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो। देखो, प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। मतलब जो मेटल का आस्ता आस्ता खाया जाना होता है, क्यों? उसके ऊपर अटैक करती हैं गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, उसकी सरफेस के ऊपर। और आगे यहाँ से देखो, सो एज टू कन्वर्ट द मेटल, मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर देती है? जब ये गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल के ऊपर अटैक करती हैं तो मेटल को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? इनटू देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो मेटल को उसके ऑक्साइड में या कार्बोनेट में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। अब वो मेटल नहीं रहता है, ठीक। सपोज यहाँ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज ये आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। आप देखो आयरन के ऊपर अगर ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? Fe2O3। ये आयरन का ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड का मतलब आयरन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो कंपाउंड है ये तो एक अलग चीज़ है, ये आयरन तो नहीं है ना। आपको पढ़ाया था केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज हो गई, ये आयरन सारा ये बन रहा है, ठीक। तो आप देखो जब ये आयरन सारा ये आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा तो आयरन खत्म हो जाएगा, उधर क्या मिलेगा? हमें आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो देखो आस्ता आस्ता क्या होता जाता है, जब ये गैसेज अटैक करती हैं, मेटल क्या करते जाते हैं? अपने ऑक्साइड्स में या कार्बोनेट्स में क्या करते रहते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं, और मेटल खुद खत्म हो जाते हैं, उनका ये पाउडर वहाँ से मिलता है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि आस्ता आस्ता मेटल खत्म हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलोगे आप? देखो, मेटल के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है और मेटल क्या करते हैं? आस्ता आस्ता खत्म होते जाते हैं, ठीक है। और जो मेटल की सरफेस है वो किस में कन्वर्ट होती जाती है? ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में, ETC। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो, फिर से पढ़ो ताकि आपको याद हो जाए कि स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स मतलब मेटल का आस्ता आस्ता खाया जाना। क्यों? एटमॉस्फेरिक गैसेस का जब उसके ऊपर अटैक होता है उस टाइम। एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल की सरफेस के ऊपर। और वो कन्वर्ट किस में होते हैं? ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में एटसेट्रा। अपने ऑक्साइड्स में या कार्बोनेट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखो, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। एग्जाम्पल्स ऑफ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये भी नहीं पता मेटल होता क्या है, ठीक है। अगर कोई ऐसा है तो मेटल क्या होते हैं? मेटल जैसे लोहा हो गया, जैसे हमारा सोना हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, वो चीज़ें क्या होती हैं? मेटल। इनके ऊपर ये सब कुछ होता है। कॉपर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन देखो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है कोरोजन की।
पहली एग्जांपल होती है हमारे आसपास कोरोजन की, रस्टिंग। रस्टिंग, ठीक। रस्टिंग किसको बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन को, आयरन क्या होता है? लोहा। लोहा आपको पता है, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है वो लोहा खराब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो ये भी क्या है? कोरोजन है, एक किस्म का कोरोजन है। ये भी लोहा क्या होता है? आस्ता आस्ता खाया जाता है। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? दूसरी एग्जांपल है, यहां लिख लो, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन, लूज देयर शाइन, ठीक, आफ्टर सम टाइम एंड टर्न ग्रीन, आफ्टर सम टाइम एंड टर्न ग्रीन। कॉपर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉपर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? कुछ टाइम के बाद अपनी शाइन ख़त्म कर देती हैं और ग्रीन हो जाती है। ये भी एक किस्म की कोरोजन है। कॉपर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आस्ता आस्ता ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो भी किसकी एग्जांपल है? कोरोजन की। वहाँ भी क्या होती है? कोरोजन। उसके बाद सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन, ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन, बिकम्स डल, बिकम्स डल, ठीक है, एंड टर्न ब्लैक। यहां बिकम आएगा, ठीक है। देखो, सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब हमारे घर में जो सिल्वर के बर्तन होते हैं, वो भी आस्ता आस्ता अपनी शाइन खत्म हो जाती है, उनकी अपनी शाइन खो देते हैं। इट बिकम डल, डल बन जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, और काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखनी है कोरोजन की। पहले क्या है? रस्टिंग, लोहे को जंग लग जाना, रस्टिंग, ठीक है। दूसरी क्या एग्जांपल है? कॉपर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? आस्ता आस्ता ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो कॉपर होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है आगे। कॉपर का जो होता है ना, कॉपर वो किसी गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आगे कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, और वो प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रीन। तो आस्ता आस्ता कॉपर ग्रीन हो जाता है, मतलब आस्ता आस्ता कॉपर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, वो कॉपर रहता ही नहीं। इसी तरह सिल्वर जो है वो भी किसी एक के साथ रिएक्ट करके ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। आपको बताया था रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। सिल्वर क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स, ठीक। और आगे जो ब्लैक बनेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखनी है। ये तीन एग्जांपल्स होती हैं किसकी? कोरोजन की। अब आप देखो, हमारे सिलेबस में जो है वो है हमारा ये रस्टिंग, ठीक। बाकी आपको थोड़ा सा ऐसे ही याद रखना है। इनके बारे में जितनी जानकारी होगी, इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें सारी एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं खुद डिस्कस करूँगा। साथ में जो JND के बोर्ड में प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए, वो भी सारे मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप वो देखोगे तो आपकी पूरी नॉलेज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं रस्टिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? रस्टिंग, हमें रस्टिंग पढ़नी है, ठीक। चलो इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं। अब आप लिखो रस्टिंग, ठीक। ये रस्टिंग है, ठीक। देखो, रस्टिंग का मतलब होता है कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन क्या होता है? अभी आपको बताया, ठीक। कोरोजन होता है मेटल का आस्ता आस्ता खाया जाना। तो अगर आयरन को कोरोजन होगा तो उस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। तो यहां लिख दिया, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आप देखो, एक लाइन आप और ऐड करो इसमें। क्या ऐड करोगे? इसकी हमें पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है ना। तो देखो, व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स, व्हेन एन आयरन आर्टिकल, ठीक है, जब एक आयरन आर्टिकल मतलब जब कोई लोहे की चीज रिमेन्स एक्सपोज्ड, रिमेन्स एक्सपोज्ड, ठीक है, रिमेन्स एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर, जब कोई आयरन की चीज मॉइस्ट एयर में एक्सपोज रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अच्छा, आगे ऐड करो, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद, ठीक है।
इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ ब्राउन नॉन स्टिकी, ठीक है, नॉन स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ये देखो, ठीक, देखो यहां लिखा है कि जब एक आयरन का कोई आर्टिकल का मतलब हो गया आयरन की कोई चीज, रिमेन्स एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, जिसमें ऐसी हवा जिसमें पानी भी हो थोड़ा सा, उसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब आयरन की कोई चीज़ नमी वाली हवा में ज़्यादा टाइम तक रहती है, मतलब उसके ऊपर पानी पड़ता रहता है और हवा भी होती है वहाँ, ठीक है। इट्स सरफेस, उसकी जो सरफेस होती है, देखो अगर मैं यहाँ आयरन का पीस बनाऊँ, ये आयरन का पीस है सपोज, तो इस जब ये क्या करेगा, नमी वाली हवा में रहेगा, मतलब इधर हवा होगी इसके ऊपर, इसकी जो सरफेस होगी इज कवर्ड विद अ ब्राउन, इसकी जो सरफेस है यहाँ इसके ऊपर ब्राउन एक सब्सटेंस आ जाएगा, ब्राउन कलर का, मतलब ये इसकी सरफेस इस चीज़ से भर जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और ये कैसा होता है, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी है मतलब इसके ऊपर अगर आप हाथ लगाओगे आपके हाथ के साथ लग जाएगा, ठीक है। नॉन स्टिकी होता है मतलब इसके साथ चिपकता नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के देखोगे नीचे गिर जाएगा, ऐसे करोगे नीचे गिर जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन स्टिकी, ठीक है। नॉन स्टिकी सब्सटेंस इसके ऊपर आ जाता है, ठीक। और ये जो नॉन स्टिकी सब्सटेंस आयरन के ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, कोई छोटा सा आयरन का पीस लो, उसको फेंक दो बाहर, उसके ऊपर पानी पड़ते रहने दो, बारिश होने दो, 1 महीने बाद उसको उठा के देखना, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा, ठीक है। वो ब्राउन पाउडर होगा, उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। आई समझ आपको, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग, है ना। और रस्टिंग किस में होती है, आयरन में, और क्रोजन ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ये जो पाउडर इसके ऊपर आ जाता है ये क्या होती है, इसको बोलते हैं रस्ट। अब आप देखो एक पॉइंट और, यहाँ लिखो रस्ट इज मेनली, ठीक है, रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक। रस्ट क्या होती है, रस्ट होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरिक बोर्ड यूज होता है आयरन के लिए और ऑक्साइड बोर्ड यूज होता है ऑक्सीजन के लिए। तो आप क्या बोलोगे, फेरिक ऑक्साइड का मतलब है कोई आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड का मतलब हो गया आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कोई कंपाउंड बना हुआ है। तो यहाँ लिखोगे आगे ब्रैकेट में, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो फेरिक का मतलब है आयरन, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे आयरन का कोई कंपाउंड है जिसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो कंपाउंड ये होता है यहाँ Fe2O3 इनटू, ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड का मतलब है इस कंपाउंड के साथ पानी भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आप लिखोगे XH2O। आपको पता है H2O किसका फार्मूला होता है, वाटर का। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरिक का मतलब आयरन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर, तो ये हो गया ना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक। तो रस्ट क्या होती है, रस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रस्ट जो होती है वो कौन सा कंपाउंड होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक। अब आप देखो ये जो है ये बनता कैसे है, ये जो रस्ट है ये बनती कैसे है। देखो हवा में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है, इसमें आयरन 2 प्लस 3/2O2, ठीक है, प्लस XH2O, ठीक। यहाँ से बनता है हमारा Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक। देखो अब देखो ये जो रिएक्शन है ये कहाँ होती है, आयरन के ऊपर। देखो यहाँ ये क्या चीज़ है, Fe होता है आयरन, ये क्या है, ये आपको पता है ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर। और ये क्या है Fe2O3 इंटू XH2O, क्या बोला था अभी मैंने, ये किसको बोलते हैं, ये रस्ट। रस्ट का जो होता है वो क्या होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, रस्ट है, ठीक। तो आप बोलोगे ये जो रिएक्शन है ये कहाँ होती है, आयरन की सरफेस के ऊपर। जब क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक गैसेस किसके ऊपर अटैक करती हैं, आयरन के ऊपर अटैक करती है, तो ये रिएक्शन होती है कहाँ,
आयरन के सरफेस के ऊपर, और सरफेस पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? देखो ये सारे रिएक्टेंट्स का काम करते हैं, और आपको पता है जब रिएक्शन होती है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? खत्म होते जाते हैं और प्रोडक्ट बनते जाते हैं। तो आप देखो आस्ता आस्ता ये रिएक्टेंट में आयरन है, ये पूरे का पूरा आयरन खत्म हो जाएगा और क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? ये। और ये क्या चीज़ है? रस्ट। तो आप बोलो अगर आयरन को वहाँ पड़ा रहने दोगे 2-3 महीने तो वो पूरे का पूरा रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, पूरे का पूरा पाउडर बन जाएगा, पूरे के पूरे में जंग लग जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन, और इसी को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो आप देखो ये 3/2 यहाँ क्यों लगाया है? ये कुछ भी नहीं है, ये बैलेंसिंग के लिए लगाया है। आप देखो यहाँ XH2O को यहाँ ही जोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ो। अब देखो XH2O को छोड़ के बाकी वाले में देखो, यहाँ से भी XH2O को छोड़ दो, यहाँ से भी छोड़ दो, इसको देखो बैलेंसिंग के लिए लगाया। देखो 2 आयरन यहाँ है, 2 आयरन यहाँ है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक, इसको छोड़ देना है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, क्योंकि ये पूरे का पूरा यहाँ लगा दिया ना, तो इसको अलग कर दो, ठीक। 3 ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ देखो अगर आप इस टू और इस टू को कैंसिल करोगे तो देखो यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन, इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर दो, 3 ऑक्सीजन इधर है, तो 3/2। मैंने आपको बताया था जब रिएक्शंस बैलेंस की थी, मैंने बोला था अगर 3/2 ऐसा कुछ आ जाता है तब भी रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि ये टू हम ऐसा सोचते हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3, यहाँ भी कितने? 3, यहाँ 2 आयरन, यहाँ 2 आयरन, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, इसलिए यहाँ 3/2 लगाया है, ठीक है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, इस 3/2 को रिमूव करना चाहते हो तो क्या करोगे? पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीपल करोगे, वो वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फिर भी 3 बचेगा, ठीक, आई समझ। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? रस्टिंग की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट, ये पेन पसंद है ना आपको, ठीक है, ये वाला ग्रीन, ठीक। अब देखो यहाँ आप ऐड करो, रस्टिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम, रस्टिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम, रस्टिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। रस्टिंग से क्या होता है? बिकॉज, यहां लिखो बिकॉज इट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ, बिकॉज इट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक, ब्रिजेस आयरन ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ETC। देखो आप देखो यहां लिखा है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, आप कोशिश करोगे तो पक्का समझ में आएगा। देखो रस्टिंग जो है, रस्टिंग क्या होता है? कोरोजन ऑफ आयरन, वो एक बड़ी हैवी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे आसपास 90% चीज़ें आयरन की बनी है। देखो गाड़ियाँ इतनी हैं दुनिया में, सब लोहे की बनी है, ठीक है। दुनिया में ब्रिजेज हैं, पुल हैं, है ना। उसके बाद और भी आयरन की चीज़ें, हमारे घर के जो क्या होते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, वो सब के आयरन के। तो आप देखो अगर रस्टिंग होती रहेगी तो क्या होगा? वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज इट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस। मतलब ये क्या कर देगी, ब्रिजेस के ऊपर अगर रस्टिंग होगी तो ब्रिजेस कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखो ना, आयरन के ऊपर रस्टिंग होती जाएगी, आस्ता आस्ता आयरन खत्म होता जाएगा, तो आयरन के पार्ट खत्म, वो ब्रिज गिर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आयरन ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इनमें क्या हो जाती है? रस्टिंग की वजह से बहुत कमज़ोरी हो जाती है। तो अगर कमज़ोरी हो जाती है तो इसको प्रोटेक्ट करने का कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई मेथड होगा, ठीक है। तो आप अभी लिखोगे यहाँ कि इसको रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मेथड्स, ठीक है, ऑफ, या फिर मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को बचाने के लिए, ठीक है, या फिर इस रस्टिंग को बचाने के लिए आप एक काम करो, ये रस्टिंग का कर लेना, तो रस्टिंग का लिख लो, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्योंकि हमने यहाँ एक रस्टिंग ही पढ़ना है, ठीक। बाकी वालों का हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, ठीक। देखो रस्टिंग हो जाती है, हमें पता है रस्टिंग से क्या होता है, चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, आयरन आर्टिकल ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रस्टिंग से बचाना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो कैसे बचाते हैं उसके लिए आप यहाँ लिखोगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग लिखोगे मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो मैं इसको साफ करता हूँ, फिर हम देखते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। पहला है बाई पेंटिंग, फर्स्ट मेथड।
आप यहाँ लिख सकते हो कि बहुत सारे मेथड्स हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। इंग्लिश में देयर आर मेनी मेथड्स, है ना, टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो कुछ हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप बोलोगे सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक, ऐसे करोगे। देखो पहला है बाई पेंटिंग, ठीक, एंड बाई पेंटिंग, या फिर ऐसे लिख लो, बाई पेंटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स। आप बताओ, हम जब आयरन की कोई चीज़ लगाते हैं, लोहे की कोई चीज़, हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं? रस्टिंग से उसको बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो पहला क्या है, बाई पेंटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स। देखो दूसरा लिख लेते हैं एक बार। दूसरा है बाई ग्रीजिंग एंड आइलिंग, बाई ग्रीजिंग एंड आइलिंग, ठीक। ग्रीजिंग और आइलिंग से हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को बचा सकते हैं। थर्ड नंबर वाला है बाई गैल्वेनाइजेशन, ठीक, गैल्वेनाइजेशन से रस्टिंग को बचाते हैं। और आप ऐड कर लो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आप देखो ये जो कुछ मेथड से, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से रस्टिंग, हम इन मेथड्स को यूज़ करके रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको मैं देखो समझाने की ट्राई करता हूँ। सपोज देखो ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो अगर ये आयरन ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा, कहाँ पड़ा रहेगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसके ऊपर गैसेस पड़ेंगी, अटैक करेंगी, तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक, मतलब आयरन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और रस्टिंग क्या होता है, फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो बन जाएगा इसके ऊपर। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। पेंट का मतलब है ऐसे, ये पेंट है ना, ये इसके ऊपर क्या कर दिया, आयरन के ऊपर पेंट कर दिया, ठीक। अभी आपको मैंने बताया था जो रस्टिंग और या कोरोजन कहाँ होती है, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर, सरफेस का मतलब होता है जो ऊपर वाली सतह होती है ना, ये सतह, यहाँ क्या हो जाती है, कोरोजन ये यहाँ स्टार्ट होती है। अब आप देखो यहाँ क्या कर दिया, पेंट कर दिया, या फिर इसके ऊपर ग्रीस लगा दी, या कोई और ऑयल लगा दिया, या क्या कर दिया, गैल्वेनाइजेशन कर दिया, ठीक। तो उस टाइम क्या होता है, देखो उस टाइम क्या होता है, आपको पता है कोरोजन कहाँ होता है, कोरोजन होता है सरफेस के ऊपर। तो अगर हम सरफेस को ढक दें तो फिर क्या होगा, देखो आयरन की सरफेस को हमने ढक दिया तो सरफेस क्या हो गई, ढक गई। तो आप बताओ अगर सरफेस ढक जाएगी तो क्या उसके ऊपर कोई गैसेस अटैक करेगी? सरफेस किससे ढक दी हमने, पेंट से। तो देखो गैस किसके ऊपर अटैक करेगी, आयरन के ऊपर। अब हमने क्या किया, आयरन के ऊपर एक और चीज़ चढ़ा दी, क्या चढ़ा दिया, पेंट चढ़ा दिया। अब वो जो गैसेज है वो किसके ऊपर अटैक करेंगी, पेंट के ऊपर, आयरन के ऊपर नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सपोज देखो, जैसे सपोज ये मार्कर आयरन है, ठीक, तो इसके ऊपर अभी सपोज गैसेज अटैक कर रही है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया। पेंट चढ़ा दिया का मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये क्या है, एक कागज़ है, ठीक, इसके ऊपर ये चढ़ा दिया, मतलब ये पेंट हो गया, ठीक। ये किसको पेंट हो गया, आयरन को। अब आप देखो क्या गैसेस आयरन को अटैक कर रही हैं, नहीं कर रही, क्योंकि देखो आयरन कहाँ था, आयरन इसके अंदर है, ऊपर क्या चढ़ाया, ऊपर पेंट चढ़ाया हुआ है ना। अब वो जो अटैक करेंगी वो तो पेंट के ऊपर करेंगी, आयरन बच जाएगा, आयरन बच जाएगा क्योंकि वो इसके अंदर है। तो ऐसे क्या होता है, रस्टिंग से प्रिवेंट हो सकता है। उसके बाद देखो ग्रीस या ऑयल लगाने का भी ऐसा ही है। सपोज इसके ऊपर अब मैंने ये इस कागज़ को ग्रीस ऑयल बोल दिया, तब भी आयरन इसके अंदर है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो गैसेस कहाँ अटैक करेंगी, उसके ऊपर, अंदर आयरन बचा रहेगा। गैल्वेनाइजेशन में भी तो यही चक्कर है। देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो आप देखो आयरन सपोज ये अंदर डाल दिया और इसके ऊपर चढ़ा दी जिंक की लेयर। आप देखो जो गैसेस कहाँ अटैक करेंगी, जिंक को, लेकिन आयरन तो बच जाएगा ना, आयरन अंदर बचा रहेगा। गैसेस कहाँ अटैक करेंगी, जिंक के ऊपर। अब देखो जिंक जो है उसको, गैसेस जो होती हैं, कौन सी गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, उससे जिंक को उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आयरन को फर्क पड़ता है। हम क्या करते हैं, आयरन को जिंक के अंदर छुपा देते हैं, है ना, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर कर देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, रस्टिंग बच जाती है आयरन की। तो यही होते हैं 3-4 मेथड्स क्या, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए,
ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा? कोरोजन। ठीक, हमने कोरोजन पढ़ लिया। कोरोजन की कुछ एग्जांपल्स देखी कि किस में होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर में होता है। आयरन में जो था उसकी हमने डिटेल पढ़ी, क्योंकि वो डिटेल हमारे कहाँ थी, सिलेबस में थी। तो आयरन की कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। और रस्ट क्या होती है? फेरिक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक, और रस्टिंग से कैसे आयरन को बचाया जा सकता है? पेंटिंग करके, ठीक, ग्रीजिंग, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसको बचा सकते हो। तो यहाँ से आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक, तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट। कोरोजन हो गया, अभी चलते हैं किसके ऊपर? रेंसिडिटी के ऊपर। ठीक, तो आ रहा है समझ आपको? तो फिर देखते जाओ वीडियो, पसंद आ रही है तो फिर लाइक भी कर दो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक, चलो चलो रेंसिडिटी के ऊपर चलते हैं। अब आप देखो रेंसिडिटी, ये भी क्या चीज़ है? ये भी क्या चीज़ है? ये भी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। मुझे एक चीज़ बताना भूल गया मैं। देखो, जब हमने आयरन की ऑक्सीडेशन की थी, है ना, तो हमने लिखा था ना आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, और आगे जाके क्या बन रहा था? Fe2O3 इंटू XH2O, ये ऐसा बन रहा था। अब आप देखो, हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो हमने लिखा, बोला था कि जो कोरोजन होती है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। ठीक है, वो जो हमारी डेली लाइफ में होती है। आप देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, देखो आयरन को यहाँ देखो अकेला है, तो आगे देखो आयरन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीडेशन हो रही है ना? इसका मतलब रस्टिंग क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं रेंसिडिटी के ऊपर। लिख लो, ठीक, लिखो, यहाँ लिखो क्या होता है रेंसिडिटी? द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, ऑयल्स और फैट्स, ठीक है, ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड, इन अ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट इन अ फूड रिजल्टिंग, ठीक है, इनटू अ बैड स्मेल, इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, ठीक, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक, ये देखो, इसका मतलब समझो पहले रेंसिडिटी क्या होता है। आप मुझे बताओ, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? आपको पता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है? उसमें ऑयल्स होते हैं, ये सब कुछ होता है उसमें। तो आप देखो यहाँ लिखा है कि जब क्या हो जाता है, वो जो खाने के अंदर क्या होते हैं? ऑयल्स या फिर फैट्स, उनकी जब ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक, देखो जब हम खाने को क्या कर देते हैं? रख देते हैं खुला, ठीक है, तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक गैस में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप देखो, अगर एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, जो जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, जहाँ से आप बैठ के देख रहे हो वहाँ भी एटमॉस्फेयर है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं? खाने को खुला छोड़ देते हैं। खाने में क्या होता है? ऑयल्स और फैट्स होते हैं, ठीक है, हमें पता है। आप देखो, जब ऑयल और फैट को आप क्या कर रहे हो? खुला छोड़ रहे हो, ऊपर से क्या आ रही है? ऑक्सीजन पड़ रही है उसके ऊपर। तो आप देखो, ऑयल और फैट्स जो है वो क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको पता है, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? उसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करके क्या हो जाते हैं? वो जो ऑयल और फैट्स होते हैं वो कुछ और बन जाता है, वो कुछ और कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड, मतलब किसी खाने के अंदर जो ऑयल्स और फैट्स की जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है? खाने की स्मेल बैड हो जाती है, खाना गंदा खराब हो जाता है, या फिर उसके टेस्ट भी खराब हो जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है। खाने की स्मेल और खाने का टेस्ट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, ठीक। क्या बोलेंगे? बोलो। जब क्या होता है? खाने के बीच में जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं उनकी जब क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन होने से आपको पता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ और कंपाउंड बना लेते हैं ना। तो उस टाइम क्या होता है? वो जो और कंपाउंड बना लेते हैं ना, तो उसकी वजह से खाने की जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है? खराब, और टेस्ट भी क्या हो जाता है? खराब। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और वो जो खाना रेंसिडिटी, जिस खाने में रेंसिडिटी प्रोसेस हो गई, उस खाने को बोलेंगे रेंसिड हो गया। रेंसिड का मतलब हो गया, आप बोल सकते हो ऐसे समझने के लिए बोल सकते हो, अब वो खाना खराब हो गया, उसमें जो ऑयल्स और फैट्स थे उनकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई, और उसकी स्मेल खाने की
और टेस्ट खाने का क्या हो गया, खराब हो गया, गंदा हो गया खाना, अब उसको खाना नहीं है, उसको उठा के फेंक दो, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक, अब आप देखो हमारे पास जो सिलेबस में है इसकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है रेंसिडिटी होती क्या है और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम रेंसिडिटी से खाने को बचा सकते हैं। तो अब आप देखो, आपको समझ आ गया कि रेंसिडिटी क्या होता है। बोलो एक बार, बोलो एक बार, फिर बोलो, क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड। किसी फूड के अंदर जो ऑयल्स और फैट्स हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और गंदा टेस्ट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो अब आप लिखो मेथड्स, ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप लिखोगे डिफरेंट मेथड्स, ठीक, ऑफ रेंसिडिटी, ऑफ रेंसिडिटी नहीं, मेथड्स टू प्रिवेंट, ठीक, रेंसिडिटी आर एज अंडर, वो हमने यहाँ कुछ क्या किए हुए, डिस्कस किए हुए हैं। तो पहला मेथड है हम रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, पहले हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। आप देखो रेंसिड खाना रेंसिड क्यों होता है, रेंसिड इसलिए होता है कि उसमें क्या हो जाती है, ऑयल और फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। देखो एंटी का मतलब अपोजिट, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की अपोजिट चीज़ हम डालेंगे, ऐसी चीज़ जो क्या करे, ऑक्सीडेशन को बचा दे, ऑक्सीडेशन ना होने दे। देखो पहला मेथड है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, हम क्या करेंगे इसमें खाने में क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स डालेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें डालेंगे जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। ठीक, तो उस टाइम आप देखो अगर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली चीज़ें डालेंगे तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं होगी, तो अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो खाना खराब होगा नहीं होगा। तो ये मेथड क्या करेगा, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। देखो यहाँ आप लिखो, इस मेथड में लिख दो, यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, ऐसे करके लिख दो यहाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स स्लो डाउन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, आस्था कर देते हैं, तो खाना रेंसिड होने से बच जाता है। दूसरा मेथड देखो आप, पहला क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, दूसरा है वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग। ठीक, वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, यहाँ से आप मुझे बताओ क्या वैक्यूम पैकिंग से रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है। देखो अगर हम खाने की वैक्यूम पैकिंग कर देंगे, वैक्यूम का मतलब होता है, देखो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है वो जगह जहाँ हवा है ही नहीं। ठीक है, वैक्यूम का मतलब होता है वो जगह जहाँ हवा है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखो जहाँ हवा है ही नहीं वहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं, तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं वहाँ ऑक्सीडेशन होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। तो अगर हम क्या कर देंगे, वैक्यूम पैकिंग कर देंगे तो वहाँ क्या होगी, हवा होगी नहीं, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी ऑयल और फैट की, और खाना क्या होगा, रेंसिड नहीं होगा। देखो तो आप यहाँ लिखोगे वैक्यूम पैकिंग। ठीक, आप ऐसा कर सकते हो, ये मेथड लिख के एग्जाम में आप ये वाली चीज़ इसके नीचे लिखोगे, ये आंट नहीं है, ये एंटी है। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ नीचे लिखोगे, अच्छा बना के लिखोगे। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग मीन्स नो एयर। ठीक है, नो एयर और ऑक्सीजन, नो एयर और ऑक्सीजन, एयर को ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वर्ड हम मोस्टली एयर के लिए यूज करते हैं। इज प्रेजेंट इन द फूड, इज प्रेजेंट इन द फूड, इन द फूड। ठीक, वैक्यूम पैकिंग का मतलब है कोई हवा कोई ऑक्सीजन वहाँ खाने में है ही नहीं, तो अगर वो है ही नहीं तो क्या होगा,
हेंस इट प्रिवेंट्स, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एंड रेंसिडिटी। क्या लिखा है मैंने कि वैक्यूम पैकिंग मीन्स नो एयर और ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द फूड, ये लिखा ना। वैक्यूम पैकिंग का मतलब है खाने में कोई हवा या ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अगर हवा या ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी। तो रेंसिडिटी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, वैक्यूम पैकिंग क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी ऑक्सीडेशन को और रेंसिडिटी को। ठीक है, यहाँ लिख लो एंड, ये एंड रेंसिडिटी नहीं, एंड हेंस कर दो, हेंस एंड हेंस रेंसिडिटी। हेंस रेंसिडिटी को भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। थर्ड मेथड देखो आप, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ये भी एक मेथड है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। देखो आप देखो, ये जो मेथड है इसमें लिखा हुआ है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपको मैंने अभी बताया एयर किस लिए यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन के लिए। तो आप देखो, अगर मैं हवा को वहाँ से निकाल दूंगा और क्या यूज़ कर दूंगा, नाइट्रोजन, तो क्या ऑक्सीडेशन होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप देखो ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। तो अगर यहाँ वहाँ ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो क्या है, नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन वहाँ होती है जहाँ ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो आप देखो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन हम क्या कर सकते हैं, देखो इन सम केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड विद नाइट्रोजन। किसी केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को निकाल के वहां नाइट्रोजन रख सकते हैं। हेंस देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, यहां लिखोगे हेंस देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीडेशन की कोई प्रोसेस होगी ही नहीं। ठीक, आप देखो ऑक्सीडेशन वहाँ ही होगी जहाँ ऑक्सीजन होगा। अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन को रिमूव करके वहाँ नाइट्रोजन डाल दें, तो रिप्लेस कर दें ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो वहाँ क्या होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगी ऑक्सीडेशन की। ठीक, तो ये एक मेथड है क्या करने का, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का। देखो ना, अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रेंसिडिटी भी तो नहीं होगी ना वहाँ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है जब, तभी तो रेंसिडिटी होती है, यही लिखा है ना। देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड हेंस, लिख दो हेंस रेंसिडिटी विल बी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, मतलब रेंसिडिटी से चीज़ बच जाएगी। और थर्ड और फोर्थ मेथड आप लिख लो, और लास्ट मेथड लिखो रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, REF, रिफ, RIGERATION, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। बताओ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है रेफ्रिजरेशन का कि फ्रिज में रख दो। आपको पता है हम मोस्ट ऑफ द टाइम खाने को फ्रिज में रख देते हैं, है ना। तो क्या होगा फ्रिज में रखने से, आप देखो जब फ्रिज में खाने को रखते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से खाने में रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि रिएक्शंस जो होती है मोस्टली एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। जब टेम्परेचर बहुत लो कर दे तो ऑक्सीडेशन होती ही नहीं। तो अगर ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं तो क्या होगा, रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, देखो ना, अगर रेफ्रिजरेशन करते हैं हम फूड को फ्रिज में रखते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होती। देखो ना, वहाँ खाना क्यों नहीं खराब होता, क्योंकि आपको पता है लो टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शंस होती ही नहीं। रिएक्शन होने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जैसे 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यही तो रीज़न होता है ना, गर्मियों में रेंसिडिटी हो जाती है, मतलब गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, सर्दियों में नहीं होता। यही रीज़न है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, ड्यू टू लो टेम्परेचर, यहाँ लिख दो, इसमें लिख दो ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंटेड, ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, प्रिवेंटेड, ऑक्सीडेशन को बचाया जा सकता है, एंड हेंस रेंसिडिटी। अगर ऑक्सीडेशन बच जाएगी तो रेंसिडिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ऐसे हम खाने को क्या कर सकते हैं, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ हमारे
सारे के सारे टॉपिक NCERT टेक्स्ट बुक में जितने भी थे सब के सब खत्म हो गए। तो अभी देखो हमने आज क्या सीखा, रिवीजन कराऊं तो हमने सीखा कोरोजन क्या होता है और रेनिसिडिटी क्या होता है, कोरोजन रस्टिंग क्या होता है ना, वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया। रेनिसिडिटी क्या होती है, खाने की जो बैड स्मेल आ जाती है, बैड टेस्ट आ जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं रेनिसिडिटी। ठीक, तो ये आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो इसके बाद एक मैं वीडियो डाल दूंगा और जिसमें NCERT प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। बाकी कोई JNK बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें जो क्वेश्चंस आए इस चैप्टर में से वो सारे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। फिर ये चैप्टर खत्म। आप सारी की सारी वीडियोस देखो, चैप्टर को पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में पूछो, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मिलेंगे। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, खाना खाओ, पानी पियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।